हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज हम लोग एक बहुत ही बर्निंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल क्राइसिस इन इंडिया। कि हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है या फिर जिसे हम फार्म डिस्ट्रेस भी कहते हैं, उसकी सीरियसनेस किस लेवल तक है, एग्रीकल्चरल इश्यूज से लेकर हिंदुस्तानी इकोनॉमी पर कितना इम्पैक्ट हो सकता है और ख़ासकर फार्मर्स पर इसका कितना इम्पैक्ट है, आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड के बारे में बात करनी चाहिए कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड क्या था। देखिए, द सेक्टर विच वंस यूज टू कंट्रीब्यूट 60% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी, यानी कि हम 1940s और 1950s की बात कर रहे हैं, इज़ नाउ स्ट्रगलिंग टू कंट्रीब्यूट इवन टू क्रॉस 20% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी। वो सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर का था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल अलाइड फोर्सेस जिसे हम कहते हैं, वो 1940s 50s या 60s में भी नियरली 60% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन 2019 और 20 तक आते आते ये प्राइमरी सेक्टर जो है, इट इज़ स्ट्रगलिंग इवन टू क्रॉस 20% ऑफ जीडीपी। हालांकि इसमें फार्मर्स का या फिर इसमें लेबर फोर्स का जो एम्प्लॉयमेंट है, इट इज़ मोर देन 50%, यानी कि 50% पॉपुलेशन से ज़्यादा जो है एग्रीकल्चरल और अलाइड एक्टिविटीज़ में रिलेटेड है। लेकिन इसी अलाइड और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से जीडीपी को जो है कंट्रीब्यूशन लेस दैन 20% मिल रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कंसर्न्स। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ अंडरगोइंग अ स्ट्रक्चरल चेंज लीडिंग टू अ क्राइसिस सिचुएशन। अभी स्ट्रक्चरल चेंज क्या है? देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर्स हैं। प्राइमरी में एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और टेरिशरी में जो है सर्विस सेक्टर है। तो स्ट्रक्चरल चेंज जब हम कहते हैं तो इट इज़ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी और प्राइमरी टू टेरिटरी सेक्टर। तो दिस इज़ व्हाट द क्राइसिस इज़ मेन, क्योंकि लोग जो है वो मूव हो रहे हैं, वो अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट्स की ओर जा रहे हैं, अच्छे से अच्छा जहाँ पर उन्हें रिटर्न मिल रहा है उनकी मेहनत को, तो वो उस स्ट्रक्चरल चेंज को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट मेकिंग द रियल क्राइसिस इन एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट इज़ ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग इन रिसेंट ईयर्स। अभी जो हमने बात की कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो एग्रीकल्चर जो 50 to 60% ऑफ जीडीपी डोनेट करता था, आज वो महज 20% तक गिर चुका है। द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर बाई क्रॉप कैटेगरीज ऑल्सो क्लियरली इंडिकेट्स द स्लोइंग डाउन प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। राइस, पैडी, मेज़, ये जितने भी अलग अलग तरीके के क्रॉप्स जो हैं, उसमें भी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। इवन दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न. It is alarming that India is moving towards a point of no return from being self-reliant nation of food surplus to a net importer of food. देखिए, हिंदुस्तान की जो स्थिति है, जो गतिविधि है एग्रीकल्चर को लेकर आज के ज़माने में, वो कहीं ना कहीं जो कि एक सेल्फ रिलायंट नेशन जो हम थे, वो कहीं ना कहीं हम नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड की तरह बन रहे हैं। यानी कि ख़ुद का अनाज उगाने से लेकर हम किसी दूसरे कंट्री से जो है हमारे फूड के नीड्स को या फिर हमारे फूड की फैसिलिटी को पूरा करने के लिए गुड्स इंपोर्ट करने के दरार पर है, या फिर हम उस दिशा में जा रहे हैं, विच इज़ अगेन अ सीरियस कंसर्न। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबल रूट कॉज ऑफ सच क्राइसिस। हमने ये तो बात की कि भाई क्राइसिस है, किस तरीके का क्राइसिस है, क्राइसिस की सीरियस भी जो है हमने डिस्कस की, लेकिन इस सभी क्राइसिस का जो है वो रूट कॉज क्या है, चलिए देखते हैं। एग्रीकल्चर इज़ नो मोर अ प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हेन कंपेयर टू अदर एंटरप्राइजेस। अभी है जो हमने कहा कि सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर्स में जो है लेस इन्वेस्टमेंट और मोर रिटर्न आपको मिल रहे हैं, लेस हार्ड वर्क एंड मोर रिटर्न आपको मिल रहे हैं। और वहीं पर एग्रीकल्चर में जो है यू नीड मोर इन्वेस्टमेंट, लेस रिटर्न्स, हार्डवर्क भी ज़्यादा है, रिटर्न्स भी कम है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मेकिंग एग्रीकल्चर एज नो प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी। पीपल आर नॉट रेडी टू गेट देमसेल्व्स एंगेज्ड विद एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल एलाइड एक्टिविटीज़. Income derived from these activities is not sufficient enough to meet the expenditure of cultivators. कि भाई जितना जो हम पैसा डाल रहे हैं, हमें उसका रिटर्न प्रॉफिट आना तो दूर, जितना पैसा हमने लगाया है उतना पैसा भी हमें नहीं मिल रहा है। कि फार्मर्स जितना जो पैसा लगा रहे हैं एक्सपेंडिचर के लिए, वो भी उनके लिए वापस नहीं आ रहा है। प्रॉफिट्स कमाना तो बहुत दूर की बात है। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल एंड क्लाइमेट, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन मानसून प्लेस गैम्बल्स ओवर इंडियन एग्रीकल्चर। तो आज भी हमारे पास इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह का अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल से होता है। तो इस तरीके से डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल एंड क्लाइमेट इज़ ऑल्सो अ रूट कॉज फॉर सच क्राइसिस. लिबरल इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बिल्कुल हम चाइना से, मलेशिया से, या फिर हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादातर, या फिर इवन वेस्टर्न कंट्रीज से भी जो है हम अपने राइस प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। तो बहुत ही एक लिबरल हम इंपोर्ट पॉलिसी रखते हैं और एक बहुत ही हमारा एक लिबरल एग्जिम पॉलिसी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेकर.
रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़, अब सरकार का इंटरेस्ट जो है पूरा वो सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर पर ज़्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस देना या एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना उन्हें लग रहा है कि इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ को भी जो है उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। दिस इज़ अगेन इज पेविंग वे फॉर क्राइसिस। लैक ऑफ ईजी क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स। देखिए, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लीडिंग टू द क्राइसिस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया स्पेशली, क्योंकि देखिए सरकार जब मदद करती है तो वो लोन्स देती है, लोन्स फ्री ऑफ इंटरेस्ट देती है, लेकिन जब सरकार सब्सिडीज़ नहीं देगी, लोन्स नहीं देगी, तो ये गरीब फार्मर जो है वो मनी लेंडर्स के पास जाएंगे, हु अगेन लूट देम इनडायरेक्टली। डिक्लाइन इन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, अभी हमने देखा कि भाई सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर्स में रिटर्न ज़्यादा है, मेहनत कम और पैसा ज़्यादा है, तो सरकार को लगता है कि पैसे क्यों हम उसमें खर्च करें। कन्वर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स फॉर अल्टरनेटिव्स, जो फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं वो किसी ना किसी दूसरे यूजेस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए हो, या फिर कैपिटल सिटीज़ बनवाने के लिए हो, या फिर अर्बनाइजेशन के लिए हो। तो इस तरीके से फर्टाइल लैंड को, एग्रीकल्चरल लैंड को जो है अदर यूजेस के लिए भेजा जा रहा है, अदर यूजर्स के लिए जो है उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है। देर इज़ अ बिटर ट्रूथ विच वी गॉट टू एक्सेप्ट। लेट अस नो व्हाट इज़ दैट बिटर ट्रूथ। देखिए, एग्रीकल्चरल क्राइसिस इन इंडिया इज़ वेरी वास्ट, नो डाउट, likely to hit all the other sectors and the national economy in several way। महज प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर्स जो है ये इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं, तो किसी भी एक सेक्टर पर इफेक्ट तीनों सेक्टर पर इफेक्ट पड़ता है। तो प्राइमरी सेक्टर पर यानी कि एग्रीकल्चर पर, या फिर एग्रीकल्चरल क्राइसिस ऑल्सो वुड अफेक्ट द अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो हाउ विल इट इफेक्ट? देखिए, देर शैल बी एडवर्स इफेक्ट ऑन फूड सप्लाई। सबसे पहले तो देर विल बी अ मिसमैच इन फूड सप्लाई। जितने लोग हैं 130 करोड़ की जो आबादी है हमारी, इन सभी के लिए जो है वो एडिक्वेट फूड सप्लाई हमें नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले एडवर्स इफेक्ट फूड सप्लाई पर पड़ेगा। और जो दूसरी चीज़ है, प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन दे विल नो डाउट इंक्रीज़। हमने ये कहा कि लिबरल इम्पोर्ट पॉलिसी है हमारी, जबकि 130 करोड़ लोगों को नीड्स को, जो फूड नीड्स को कैटर करना है, तो हमें कहीं ना कहीं प्राइसेस के, जो फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ाने पड़ेंगे। दिस विल नो डाउट हार्ड हिट द इकोनॉमी। कॉस्ट ऑफ लिविंग विल ऑल्सो इंक्रीज, बिल्कुल। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, गरीब पहले से ही गरीब है, अब तो वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा कॉस्टली फूड ग्रेन्स। पॉवर्टी, यस, अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल। जैसे कि हमने देखा कि ये तीनों सेक्टर्स जो है इंटरकनेक्टेड है विथ ईच अदर। क्राइसिस किसी भी सेक्टर में क्यों ना हो, बाकी के दो सेक्टर्स जो है वो बहुत हार्ड इससे हिट होते हैं। लेबर मार्केट, यस। लैंड लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर, बिल्कुल। अभी हमने देखा कि देयर वर डाइवर्शंस ऑफ फर्टाइल लैंड्स फॉर अदर प्रोसेस और फॉर अदर यूजेस। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, बिल्कुल, जो कि हमारी एग्जिम पॉलिसी है, ज़्यादातर लिबरल जो एक्सपोर्ट या फिर एक इम्पोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए जो हम पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं, नोवेयर दैट वुड ऑल्सो अफेक्ट द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। भाई, तो फिर इसके लिए रेमेडी क्या अवेलेबल है? व्हाट इज़ द रेमेडी अवेलेबल, कि हम आखिरकार कर क्या सकते हैं? देखिए, मेक एग्रीकल्चर अ प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज एंड अट्रैक्ट फार्मर्स टू कंटिन्यू द क्रॉप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। फार्मिंग को जो है एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज बनाइए, सब्सिडी दीजिए, सरकार को कहिए कि इन्वेस्टमेंट्स उसमें बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर के लिए चाहिए वो बढ़ाए, ताकि एग्रीकल्चर को जो है एक प्रॉफिटेबल एक एंटरप्राइज हम बना सकें। अभी हमने देखा कि इंडिया यूजेस एन लिबरल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर फूड ग्रेन्स। भाई, उस पर थोड़ा सा काम आप कीजिए, ताकि फार्मर्स को जो है कुछ पैसा बचे फॉर द रिटर्न ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड इन्वेस्टमेंट। द गवर्नमेंट शुड ऑगमेंट इट्स इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर इन फार्म सेक्टर। महज ये कहने से कि भाई इसमें सिर्फ पैसा लगाने से बर्बादी है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर सेक्टर। सो इग्नोरिंग एग्रीकल्चर सेक्टर वुड बी इग्नोरिंग 50% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, एंड नो डाउट दैट वुड बी अ डेडली स्टेप। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इट अलाइड सेक्टर्स इंक्लूडिंग इरीगेशन, बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट, यस, कम्युनिकेशन, बिल्कुल, रूरल मार्केट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फार्म रिसर्च शुड बी ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। देखिए, महज सब्सिडीज़ वगैरह देने से नहीं, आपको रिसर्च भी करना चाहिए, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी चाहिए। आपको जो चाहिए वो फार्म या फिर वो फार्मर्स पर रिसर्च करें, इस तरीके से जो है फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। फार्म में जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनकी क्वालिटी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसे जो है यानी कि फार्मर को जो है अच्छे इरीगेशन फैसिलिटीज़ दें, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ दें। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ सच गुड रेमेडी अवेलेबल। गवर्नमेंट शुड एम एट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़।
जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में हमें एग्रीकल्चर बहुत ही कम मिलता है या फिर मिलता नहीं है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए कि भाई रूरल प्लस एग्रीकल्चर, यानी कि दोनों का डेवलपमेंट एट अ टाइम हो रहा है। यानी कि इस बात को हमें एक्सेप्ट करना है कि एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडिया आर नॉट डिफरेंट, दे आर वन एंड द सेम। The solution of the problem is not a few packages but in drastic change in present economic policies related to agriculture। महज सरकारें आ रही हैं और वो कहीं ना कहीं लोन वेवर्स अनाउंस करती हैं। भाई इससे क्या हो जाएगा? लोन वेवर अनाउंस करने से शायद उस सीज़न के कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बाधाएं उस फार्मर के कम हो जाएंगे, बाद में क्या? तो इस तरीके से जो है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। महज थोड़े बहुत पैकेजेस देने से, ये कहने से कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जाएगा या फिर कोई ऐसी स्कीम लाई जाएगी जो महज फार्मर्स को जो है वो लोन सब्सिडी देगी, तो इस तरीके से पैकेजेस की हमें ज़रूरत नहीं है। यू नीड अ ड्रास्टिक चेंज। हमें चाहिए कि आप एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाएँ एग्रीकल्चरल सेक्टर में। नो अदर सेक्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर। भाई सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर्स का डेवलपमेंट आज ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर करें, ठीक है? तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसे आप छोड़ नहीं सकते फॉर द कॉस्ट ऑफ द अदर रिमेनिंग टू सेक्टर्स। All farmers, agricultural laborers, societies, government and people's organization should work collectively to revive agriculture and save India from agricultural crisis। तो इसके लिए चाहिए कि सभी जो है NGOs हैं, हम हैं, गवर्नमेंट है, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग एग्रीकल्चरल लेबर्स है, फार्मर्स हैं, उन सबको एकजुट होना चाहिए, डिमांड करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी चंद बातें एग्रीकल्चरल क्राइसिस इन इंडिया के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।